हेलो एवरीवन। टारगेटेड जुडिशरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इंडियन एविडेंस एक्ट के चैप्टर नंबर 10 के बारे में बात करेंगे, जो कि डील करता है ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, यानी साक्षियों की परीक्षा के बारे में। 135 नंबर आर्टिकल यहाँ पे गिवन है एंड इट टॉक्स अबाउट द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, यानी साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा के बारे में। तो परीक्षा के क्रम के बारे में, the order in which witness is produced and examined shall be regulated by the law and practice for the time being relating to the civil and the criminal procedure respectively, and अगर कोई यहाँ पे लॉ नहीं है then by the discretion of the court. So it is given in the 135 section. Next इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है 135 का। 136 का है जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। दिया है when either party propose to give evidence of any fact, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant, and the judge shall admit the evidence if he thinks that the fact, if proved, would be relevant and not otherwise. If the fact proposed to be proved is one of which evidence is admissible only upon proof of some other fact, such last mentioned fact must be proved before evidence is given of the fact first mentioned, unless the party undertakes to give proof of such fact and the court is satisfied with such undertaking. If the relevance of one alleged fact depends upon another alleged fact being first proved, the judge may in his discretion either permit evidence of the first fact to be given before the second fact is proved, or require evidence to be given of the second fact before evidence is given of the first fact. दिया है कि स्टार्टिंग से देखते हैं कि जबकि दोनों में से कोई पक्षकार किसी तथ्य का साक्ष्य देने की प्रस्तावना करता है, तब न्यायाधीश साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाले पक्षकार से पूछ सकता है कि अभिकथित तथ्य जो है वो यदि साबित हो जाए कि किसी प्रकार सुसंगत होगा, और न्यायाधीश यह समझता है कि यदि तथ्य साबित हो गया है तो सुसंगत होगा, तो वह उस साक्ष्य को ग्रहण करेगा या फिर नहीं करेगा। यदि वह तथ्य जिसका साबित करना प्रस्थापित है ऐसा है कि जिसका साक्ष्य किसी अन्य तथ्य के साबित होने पर ही ग्राह्य होता है, तो ऐसा अंतिम वर्णित तथ्य प्रथम वर्णित तथ्य का साक्ष्य दिए जाने के पूर्व साबित करना होगा, जबकि पक्षकार ऐसा तथ्य को साबित करने का वचन न दे और न्यायालय ऐसे वचन से संतुष्ट न हो जाए। और यदि अभिकथित तथ्य की सुसंगति अन्य अभिकथित तथ्य के प्रथम साबित होने पर निर्भर हो, तो न्यायालय अपने विवेक के अनुसार दूसरे तथ्य के साबित होने से पहले प्रथम तथ्य को साक्ष्य दिया जाना अनुज्ञात करेगा, और प्रथम तथ्य का साक्ष्य दिए जाने के पहले द्वितीय तथ्य का साक्ष्य दिए जाने की अपेक्षा कर सकेगा। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन दे रखे हैं कि इट इज सपोज्ड to prove a statement about a relevant fact by a person alleged to be dead, which statement is relevant under section 32. Fact है कि person is dead must be proved by the person purposing to prove the statement before evidence is given of the statement. यह प्रस्तावना की गई कि एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु होना अभिकथित है, सुसंगत तथ्य के बारे में एक कथन को जो कि धारा 32 के अधीन सुसंगत है साबित किया जाए। तो इससे पूर्व कि उस कथन का साक्ष्य दिया जा रहा है, उस कथन को साबित करने की प्रस्तावना करने वाले व्यक्ति को पहले ये साबित करना होगा कि वह व्यक्ति मर चुका है। नेक्स्ट है इट इज प्रपोज्ड टू प्रूव बाय ए कॉपी द कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट सेड to be lost. The fact that the original is lost must be proved by the person purposing to produce the copy before the copy is produced. यह प्रस्तावना की गई कि एक दस्तावेज की अंतर वस्तु को जिसकी खोई होना कथित है प्रतिलिपि के द्वारा साबित किया जाए। तो यह तथ्य कि उसका ओरिजिनल है वो खो गया है, प्रतिलिपि पेश करने की प्रस्तावना करने वाले व्यक्ति को प्रतिलिपि पेश करने से पहले ही साबित करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ए अक्यूज है ऑफ रिसीविंग स्टॉलन प्रॉपर्टी, और ये जानते हुए कि ये स्टॉलन है। इट इज प्रपोज टू प्रूव दैट ही डिनाइड द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी and the relevancy of the denial depends on the identity of the property. The court may in its discretion either require the property to be identified before the denial of the possession is proved, or permit the denial of the possession to be proved before the property is identified. Next, it is proposed to prove a fact
A, which is said to have been the cause or effect of fact in issue. There are several intermediate fact B, C, D, which must be shown to exist before the fact A can be regarded as the cause or effect of the fact in issue. The court may either permit A to be proved before B, C, or D is proved, or may require proof of B, C, D before permitting proof of A. किसी तथ्य ए के जिसका कि किसी विवादक तथ्य का हेतु क्या परिणाम होना कथित है साबित करने की प्रत्यापना की गई है यदि कई मध्यांतरिक तथ्य हैं उसमें बी सी और डी जिनका इनके पूर्व के तथ्य ए उस विवादक तथ्य का हेतु क्या परिणाम माना जा सके अस्तित्व में होना दर्शित किया जाना आवश्यक है। न्यायालय या तो बी सी डी के साबित किए जाने के पहले ए के साबित किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा या ए का साबित किया जाना अनुज्ञात करने के पूर्व बी सी और डी का साबित किया जाना अपेक्षित कर सकेगा। 137 talks about the examination in chief, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन इनका ऑर्डर पूछा था लास्ट टाइम जेएलओ के पेपर में। इट्स इम्पोर्टेंट। सो द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड हिज एग्जामिनेशन इन चीफ। किसी साक्षी का उस पक्षकार के द्वारा जो उसको बुलाता है परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा कहलाएगी। नेक्स्ट इज द क्रॉस एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। किसी साक्षी को प्रतिपक्षी के द्वारा की गई परीक्षा उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन कहलाएगी। री एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम शैल बी कॉल्ड हिज री एग्जामिनेशन। किसी साक्षी की प्रति परीक्षा के बाद उसकी उस पक्षकार के द्वारा जिसने उसे बुलाया था दोबारा परीक्षा कराई जाएगी उसको री एग्जामिनेशन बोलते हैं। Next है 138 order of examination. Witness shall be first examined in chief and then in cross examined and then is re-examined. The examination and the cross examination must relate to relevant facts, but the cross examination need not be confined to the facts to which the witness testified on his examination in chief. Direction of re-examination. The re-examination shall be directed to the explanation of matter referred to in cross-examination, and if new matter is by permission of the court introduced in re-examination, the adverse party may further cross-examine upon that matter. 139. Cross-examination of person called to produce a document. A person summoned to produce a document does not become a witness by the mere fact that he produced it and cannot be cross-examined unless and until he is called as witness. 139 में है किसी दस्तावेज को पेश के लिए सम्मानित व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा। किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित व्यक्ति केवल इस तथ्य के कारण ही वह उसे पेश करता है साक्षी नहीं हो जाता तथा यदि और जब वह साक्षी के तौर पर बुलाया नहीं जाता उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती है। 140 का है विटनेस टू शील का साक्ष्य देने वाला साक्षी। विटनेसेस टू कैरेक्टर में भी क्रॉस एग्जामिन्ड एंड री एग्जामिन्ड। 141 टॉक्स अबाउट द लीडिंग क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा गया था क्वेश्चन। Any question suggesting the answer which the person putting it wishes or expects to receive is calling a leading question. सूचक प्रश्न कोई प्रश्न जो उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा रखता है उसको लीडिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट है 142 when they must not be asked. Leading question must note if objected to by the adverse party be asked in examination in chief re-examination except with the permission of court. The court shall permit leading questions as to matter which are introductory or undisputed or which have in its opinion being already sufficiently proved. कब पूछे जा सकेंगे? When they may be asked. Leading question may be asked in cross examination. ये भी पूछा गया था। Evidence as to matters in writing. Any witness may be asked to examination whether any tract, grant or other disposition of property as to which he is giving evidence was not contained in any document, and if he says that it was or he is about to make any statement as to content of any document which in the opinion of the court ought to be produced, the adverse party may object to such evidence being given until such document is produced or until fact have been proved which entitle the party called the witness to give secondary evidence of it. Explanation में दिया है a witness may give oral evidence of statement made by other person about the content or document if such
स्टेटमेंट आर इन themselves relevant फैक्ट। तो 144 में बात करी गई है लेखबद्ध विषयों के बारे में। साक्ष्य सूचक किसी साक्षी से जबकि वह परीक्षाधीन है या पूछा जा सकता है कि क्या कोई संविदा अनुदान या संपत्ति का अन्य विवरण जिसके बारे में वह साक्ष्य दे रहा है किसी दस्तावेज में अंतर्निहित नहीं था, और यदि वह कहता है कि वह था, या यदि वह किसी ऐसे दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में कोई कथन करने ही वाला है जिसे न्यायालय की राय में पेश किया जाना चाहिए, जो प्रतिपक्षी आक्षेप कर सकेगा कि ऐसा साक्ष्य तब तक नहीं दिया जाए जब तक कि ऐसा दस्तावेज पेश नहीं कर दी जाती, या जब तक वे तथ्य साबित नहीं कर दिए जाते जो उस पक्षकार को जिसने साक्षी को बुलाया है उसका द्वितीयक साक्ष्य देने का हक देते हैं। स्पष्टीकरण है कि कोई साक्षी उन कथनों का जो दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में अन्य व्यक्तियों के द्वारा किए गए थे मौखिक साक्ष्य दे सकेगा, यदि ऐसे कथन स्वयं में सुसंगत तथ्य हैं। क्वेश्चन है कि ए ने असॉल्ट किया बी को, ए ने बी पे हमला किया। सी बोलता है कि सी डिपोज दैट ही हियर्ड ए से टू डी, बी रोट ए लेटर अक्यूजिंग मी ऑफ थेफ्ट एंड आई विल बी रिवेंज्ड ऑन हिम। सी बोलता है कि यहाँ पे कि उसने कै को यानी ए को डी से बोलते हुए सुना था कि बी ने मुझे एक पत्र लिखा है और उसने मुझे चोरी का आरोप लगाया है, मैं उससे बदला लूंगा। This statement is relevant as showing his motive for the assault, and evidence may be given of it to no other evidence is given about the latter. अब यहाँ पे इसको रिलेवेंट माना गया और उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा चाहे पत्र के बारे में कोई अन्य साक्ष्य न भी दिया गया हो। नेक्स्ट है 145 क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 145 क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा करना। A witness may be cross-examined as to previous statement made by him in writing or reduced into writing and relevant to matter in question without such writing. 145 क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा करना। A witness may be cross-examined as to previous statement made by him in writing or reduced into writing and relevant to matter in question without such writing being shown to him or being proved, but if it is intended to contradict him by the writing, his attention must, before the writing can be proved, be called to those parts of it which are to be used for the purpose of contradicting him. Next is 146 question lawful in cross examination. When a witness is cross examined, he may, in addition to the questions hereinafter referred to, be asked any question which tend to test his veracity and to discover who he is and what is his position in life, or to shake his credit by injuring his character, although the answer to such question might tend directly or indirectly to criminate him, or might expose or tend directly or indirectly to expose him a penalty or forfeiture, provided that in prosecution for an offense under section 376, 376 A, B and B and C and D and A, DA and DB, or section 376 E of the IPC, or for attempt to commit any such offences where the question of consent is an issue, it shall not be permissible to adduce uh, evidence or to put questions in the cross examination of the victim as to the general immoral character or previous sexual experience or such victim with any person for proving such consent or the quantity of or the quality of consent.
Now 147, when witness to be compelled to answer. If any such question relate to a matter relevant to the suit or proceeding, the provision of section 132 shall apply thereto. 142. 148. Court to decide when question shall be asked and when witness compelled to answer. If any such question relate to a matter not relevant to the suit or proceeding, except in so far as it affects the credit of the witness by injuring his character, the court shall decide whether or not the witness shall be compelled to answer it, and may, if it thinks fit, warn the witness that he is not obliged to answer it. In exercising its discretion, the court shall have regard to the following consideration. First is that such questions are proper if they were of nature that the truth of the imputation conveyed by them would seriously affect the opinion of the court as to the credibility of the witness on the matter to which he testify. And second, such questions are improper if the imputation which they convey relate to matters so remote in time or of such character that the truth of the imputation would not affect or would affect in a slight degree the opinion of the court as to the credibility of the witness on the matter to which he testifies. And third is the such question are improper if there is a great disproportion between the importance of the imputation made against the witness character and the importance of his evidence. And therefore the court may, if it sees fit, draw from the witness refusal to answer the inference that the answer if given would be unfavorable. And 149, question not be asked without reasonable grounds. No such question as is referred to in section 148 ought to be asked unless the person asking it has reasonable ground for thinking that the imputation which it conveys is well founded. A barrister is instructed by an attorney or vakil that an important witness is a dacoit. This is the reasonable ground for asking the witness whether he is a dacoit. Next, a pleader is informed by a person in court that an important witness is a dacoit. The information on being questioned by the pleader give satisfactory reason for his statement. This is a reasonable ground for asking the witness whether he is a dacoit. A witness of whom nothing whatever is known is asked at random whether he is a dacoit. There are no reasonable ground for the question. And a witness of whom nothing whatever is known being questioned as to him, his mode of life and mean of living and give unsatisfactory answer, तो यहाँ पे एक reasonable ground होगा for asking him if he is a dacoit. Next is section 150, procedure of court in case of questions being asked without reasonable grounds. If the court is of opinion that any such question was asked without reasonable ground, it may, if it was asked by any barrister, pleader, vakil, or attorney, report the circumstances of the case to the High Court or other authority to which such barrister, pleader, vakil, or attorney is subject in the exercise of his profession. 151, indecent or scandalous question. अगर कोर्ट को ऐसा लगता है then the court may forbid any question or inquiries which is regarded as indecent or scandalous, although such questions or inquiry may have some bearing on the question before the court unless they relate to fact in issue or to matters necessary to be known in order to determine whether or not the facts in issue existed. 152, question intended to insult or annoy. The court shall forbid any question which appear to be